हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में, जिसमें एनालिसिस ऑफ फैट एंड ऑयल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एनालिसिस ऑफ फैट एंड ऑयल्स में डिस्कस हम क्या करते हैं। एक्चुअली देखिए, एनालिसिस किया कैसे जाता है। हमें पता है कि जितने भी रॉ मटेरियल्स होते हैं, यानी ये जो फैट एंड ऑयल्स हैं, ये सारे रॉ मटेरियल्स हैं किसके लिए, सोप के लिए। तो सोप और डिटर्जेंट में ये जो रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं, अगर रॉ मटेरियल्स से डिफेक्ट हुआ तो आप नहीं कह सकते कि आपका सोप और ऑयल जो है वो अच्छी क्वालिटी का है। तो ये जो जितने भी एनालिसिस हम करते हैं, जितने भी एनालिसिस करने के मेथड्स होते हैं फैट और ऑयल्स के, वो सारे आपके क्या डिफाइन करते हैं कि कौन सी क्वालिटी का आपका फैट एंड ऑयल्स है, यानी फैट एंड ऑयल्स की क्या क्वालिटी है उसको डिफाइन करने के लिए हम क्या डिस्कस करते हैं, एनालिसिस ऑफ फैट एंड ऑयल्स, जिसमें कुछ वैल्यू निकाली जाती है। अगर वो वैल्यू उनके अकॉर्डिंग है फैट एंड ऑयल्स के, तो हम कहते हैं कि फैट एंड ऑयल्स हमारा क्या है, उसकी क्वालिटी अच्छी है। अगर फैट उनकी वैल्यू थोड़ी ऊपर नीचे है, यानी हम कह सकते हैं कि अगर जितनी वैल्यू रहनी चाहिए उससे अप या डाउन है, तो हम कह सकते हैं कि फैट एंड ऑयल्स हमारा क्या है, क्वालिटी उसकी खराब है। तो हम डिस्कस करते हैं, उसमें पहली वैल्यू है आपकी एसिड वैल्यू। एसिड वैल्यू में हम क्या डिफाइन करते हैं, देखिए होता है क्या, सम ऑफ पैरामीटर्स ऑफ क्वालिटी ऑफ ऑयल्स एंड फैट गिवन बिलो, यानी इनकी क्वालिटी को मेजर करने के लिए कुछ वैल्यू होते हैं जिनको हम डिफाइन करते हैं। तो पहला होता है एसिड वैल्यू। ये एसिड वैल्यू क्या होता है, ये फैट ऑयल्स की एसिडिक नेचर बताती है कि उसमें कितना एसिड नेचर है। तो होता है क्या, देखिए, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मिलीग्राम, इसको इस तरीके से इन्वर्टेड मिलती है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मतलब KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज टू 1 ग्राम ऑफ फैट एंड ऑयल्स। देखिए, ये एसिड वैल्यू जो होती है, ये एक्चुअल में होती क्या है, यानी फैट एंड ऑयल्स के 1 ग्राम को न्यूट्रलाइज करने के लिए जितनी KOH की रिक्वायरमेंट होती है, वही हमारी क्या होती है, एसिड वैल्यू। और इसको हम और क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मेनली इट इज इंडिकेटेड द अमाउंट ऑफ फैटी एसिड प्रेजेंट इन ऑयल ऑफ फैट। ये क्या इंडिकेट करता है कि मैंने बोला ना, एसिडिक नेचर यानी फैटी एसिड कितना प्रेजेंट है किसी भी फैट एंड ऑयल्स में, ये एसिड वैल्यू से पता चलती है। दूसरा जो आता है इसके लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट है ये सपोनिफिकेशन वैल्यू, या बहुत लोग सपोनिफिकेशन वैल्यू बोलते हैं, जो भी आपके हैं। अब देखिए होता क्या, इट इज डिफाइंड एज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये और आयोडीन वैल्यू, इससे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं आपके। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ KOH required to solidify 1 ग्राम ऑफ ऑयल एंड फैट्स, यानी आप कह रहा है कितने नंबर ऑफ मिलीग्राम, यानी KOH के नंबर ऑफ मिलीग्राम्स mg required to solidify 1 ग्राम ऑफ ऑयल, 1 ग्राम ऑफ ऑयल। इसका मतलब हमें क्या समझ में आया कि 1 ग्राम ऑयल को या फैट को न्यूट्रलाइज करने के लिए या सोपनीफाई करने के लिए जितना मिलीग्राम ऑफ KOH यूज होता है, उसी को हम बोलते हैं सोपनीफिकेशन नंबर। तो देखिए होता है क्या, अगर इसको मैं एक्चुअल में डिफाइन करूं तो इस तरीके से भी कर सकता हूं। देखिए, हमें पता है KOH में आप निकाल लीजिए इसका वो मॉलिक्यूलर मास, तो आपका मॉलिक्यूलर मास इसका आएगा 56 होता है, ये हो जाएगा इसका मॉलिक्यूलर मास 56 ग्राम। अब देखिए, मैंने बोला कि ये फैट एंड ऑयल्स आपके क्या होते हैं, ध्यान से समझिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। फैट एंड ऑयल्स आपके होते क्या है, फैट एंड ऑयल्स आपके होते हैं ट्राइग्लिसराइड, या इसको ट्राइस्टर भी बोलते हैं। तो ट्राइस्टर होने का मतलब 3 डबल बॉन्ड होंगे, तीनों डबल बॉन्ड को हमें क्या करना है, न्यूट्रलाइज करना है, न्यूट्रल वालों को सिंगल बॉन्ड में करना है, अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करना है। तो आप बताइए, अगर 3 होंगे, एक कोई ले लेते हैं C15S31 या COO, इस तरीके से, मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा ले लेते हैं जो फैट एंड ऑयल्स में होते हैं, ट्राइग्लिसराइड, कोई एक ट्राइग्लिसराइड ले लो। तो होता क्या है, ये ट्राइग्लिसराइड में आपके 3 डबल बॉन्ड होते हैं, तो हमें 3 KOH चाहिए न्यूट्रलाइज करने के लिए, क्योंकि एवरी डबल बॉन्ड को हमें क्या करना है, न्यूट्रलाइज करना है या सोपनीफाई करना है। तो अगर हम 1 ग्राम ऑयल ले रहे हैं, यानी 1 ग्राम ऑयल है, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 3 मोल, यानी आप ऐसे सोचिए, 1 मोल ऑयल को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें 3 मोल्स ऑफ KOH की जरूरत पड़ेगी, 3 मोल्स ऑफ KOH की जरूरत पड़ेगी। क्यों, क्योंकि मैंने बोला 3 डबल बॉन्ड होते हैं, ट्राइस्टर होगा, तो सोपनीफाई करने के लिए 3 KOH की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक ट्राइग्लिसराइड में नाम ही इसका ट्राइग्लिसराइड या ट्राइस्टर, तो ट्राइस्टर मतलब 3 डबल बॉन्ड ग्रुप होंगे। अब देखिए, KOH में 56 ग्राम होता है, तो हमें पता है कि 3 KOH यहाँ पे लगेगा, तो 3 KOH का मतलब उसका मॉलिक्यूलर मास आप पहले ले लीजिए ग्राम में, तो 56 × 3 हो जाएगा
168 ग्राम, यानी एक ग्राम क्या, जितने भी ग्राम फैट एनाल्स होगा उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें 160 ग्राम यूज करना पड़ेगा KOH का, क्योंकि ट्राइस्टर 3 मोल लिया जाएगा तो इसका भी 3 मोल लिया जाएगा। अब हम देखते हैं कि जो 160 ग्राम है इसको आप मिलीग्राम में चेंज करना चाहो तो 168 ये हो जाएगा आपका मिलीग्राम, यानी 168,000 मिलीग्राम यूज होगा 1 मोल ट्राइग्लिसराइड को न्यूट्रलाइज करने के लिए या सोपनीफाई करने के लिए। अब देखते हैं हम, अब आगे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसके बारे में। यही बताते हैं, मान लिया m ग्राम ऑफ ऑयल, कितने से न्यूट्रलाइज हो रहा है 168 ग्राम और 168,000 मिलीग्राम, कितना होगा KOH से m ग्राम है, कैपिटल M आप लिखेंगे, m मतलब उसका मालिक्यूलर मास है, कितना होगा वो पूरे मालिक्यूलर मास को। यहाँ तो डिफाइन हम करते हैं 1 ग्राम से ना, तो यहाँ पे हम m ग्राम लिख सकते हैं इसलिए क्योंकि टोटल को हमें न्यूट्रलाइज करना है। तो m ग्राम ऑयल को न्यूट्रलाइज करने के लिए इतना KOH की जरूरत पड़ेगी। तो आप बताइए 1 ग्राम के लिए कितनी ऑयल की कितनी जरूरत पड़ेगी, तो 168,000 अपॉन m KOH की जरूरत पड़ेगी। तो बस यही आपका हो गया फार्मूला, यानी यहाँ पे हमें 1 ग्राम एक्चुअल में डिफाइन तो हमें यही करना था, 1 ग्राम ऑफ ऑयल को न्यूट्रलाइज करने के लिए या सोपनीफाई करने के लिए कितने KOH की जरूरत पड़ेगी, तो 168 मिलीग्राम है, ये mg लिख दीजिए, ये मिलीग्राम है, इसको डिवाइड किससे कर दीजिए उसके मालिक्यूलर मास से, यानी जो कंपाउंड लिया गया होगा ट्राइस्टर या फैट एंड ऑयल उसके मालिक्यूलर मास से आप उसको डिवाइड कर दीजिए, यही आपका हो जाएगा इज इक्वल टू सोपनीफिकेशन नंबर, ये होगा, यानी 168 मिलीग्राम से आपको किससे डिवाइड करना है उसके मालिक्यूलर मास से, कौन सा मालिक्यूलर मास, फैट एंड ऑयल जो लिया गया उसके मालिक्यूलर मास से, तो ये होता है सोपनीफिकेशन नंबर। नेक्स्ट हम देखते हैं एनालिसिस में, अभी इसके पीछे मैंने सोपनीफिकेशन नंबर की बात की थी, तो आप एक लाइन देख लीजिए कि क्या होता है, लोअर द वैल्यू ऑफ सोपनीफिकेशन नंबर सो द हाई मालिक्यूलर वेट फैटी एसिड्स प्रेजेंट इन द गिवन फैट एंड ऑयल्स। इसका मतलब क्या होता है, देखिए अभी मैंने पीछे बताया था सोपनीफिकेशन नंबर की वैल्यू आती थी 168,000 मिलीग्राम ऑफ मालिक्यूलर मास ऑफ फैट एंड ऑयल्स, यही होता था। देखिए यहां से हमें क्या दिखता है, सोपनीफिकेशन नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मालिक्यूलर मास, सीधे से दिखता है, अगर ये तो फिक्स है क्योंकि KOH तो वेरी करना है, जब KOH ही तो लिया जाता है सबके रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे होता है क्या, देखिए यही ना बोला है, तो लोअर द वैल्यू ऑफ सोपनीफिकेशन नंबर सो द हाई मालिक्यूलर वेट, सीधे से दिख रहा है, अगर इसकी वैल्यू लोअर तो इसकी वैल्यू क्या होगी हायर, अगर इसकी वैल्यू हायर इसकी वैल्यू लोअर तो इसकी वैल्यू हायर, यानी में ये पता चलता है कि अगर सोपनीफिकेशन नंबर की वैल्यू कम आ रही है तो इसका मतलब जो फैटी एसिड लिया गया होगा, सॉरी ये जो फैट्स लिए होंगे ये हाई मालिक्यूलर मास के लिए होंगे, यानी इनका मालिक्यूलर वेट क्या होगा हाई रहा होगा, इसलिए सोपनीफिकेशन वैल्यू इनकी क्या आई है लो आई है, ये इनका कंक्लूजन था। अब दूसरा हम देखते हैं आयोडीन वैल्यू, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार्ट कर लीजिएगा। आयोडीन वैल्यू क्या होता है, इट इज द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ आयोडीन दैट कंबाइन विद द 100 ग्राम ऑफ ऑयल और फैट्स, यानी ऑयल और फैट्स को साथ कितने नंबर ऑफ आयोडीन, यानी एक तरह से आप बोल सकते हो कि 100 के रेस्पेक्ट में, यानी 100 ग्राम के रेस्पेक्ट में आपकी ऑयल और फैट्स में कितने आयोडीन प्रेजेंट्स हैं, यानी कितने आयोडीन की जरूरत पड़ती है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। मान लिया कोई रिएक्शन था, अभी मैं न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा तो उसमें और क्लियर होगा। मान लिया कोई रिएक्शन है जिसमें आयोडीन की वैल्यू है आपका, कोई फैट एंड ऑयल्स है, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं उसके बारे में। मान लीजिए कोई फैट एंड ऑयल्स है जिसकी मालिक्यूलर मास है 790 ग्राम, मान लीजिए कोई फैट्स है 790 ग्राम, और आपको आयोडीन से उसे क्या करना है, आयोडीन वैल्यू उसकी पता नहीं है, आयोडीन वैल्यू, तो देखिए हम करते क्या है, 790 ग्राम आपका फैट और एसिड है, ये कंफर्म हो गया। अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि जो आयोडीन है ये एक ट्राइग्लिसराइड यानी एक फैट को न्यूट्रलाइज करने के लिए 100 ग्राम में कितने की जरूरत पड़ेगी आयोडीन की, 3 मोल्स की। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि 3
अनसैचुरेटेड कार्बन होते हैं, सब में डबल बॉन्ड्स आएगा। ये जो फैट एंड एसिड होगा उसमें आपका क्या होगा, सब में डबल बॉन्ड आएगा, एस्टर नहीं होता ना, ट्राई एस्टर, तो डबल बॉन्ड तो आना ही आना है। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें 3I2 की जरूरत पड़ेगी, 3I2 की जरूरत पड़ेगी। तो जब हम 3I2 लेंगे, ध्यान से देखिएगा, जो ये 3I2 है तो इसका आप मालिक्यूलर मास निकाल लीजिए। 3I2 का मालिक्यूलर मास क्या होता है, एक I2 का मालिक्यूलर मास आपका होता है, एक्चुअली I2 का मालिक्यूलर मास होता है 127 ग्राम, 127 ग्राम आयोडीन की मालिक्यूलर मास होती है। तो यहाँ पे आपके I2 है, यानी आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, या 127 का आयोडीन है तो ये हो जाएगा 254 ग्राम हो जाएगा आयोडीन का मालिक्यूलर मास। यहाँ पे 3 मोल है तो 3I2 से मल्टीप्लाई करिए, ये आ जाएगा 762 ग्राम। अब हमें पता है कि आयोडीन वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, आयोडीन वैल्यू इक्वल टू हो जाएगा 762 ग्राम आपका यूज हुआ है कितने फैट को न्यूट्रलाइज करने के लिए, 790 ग्राम को, कितने में, 100 ग्राम में। बोला था कि इट इज द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ आयोडीन टू दैट कंबाइन विथ 100 ग्राम ऑफ ऑयल फैट्स। तो आप देख लीजिए 100 से कर दीजिए, यही आपका जो भी आंसर आएगा आयोडीन की वैल्यू हो जाएगी। तो आप आयोडीन की वैल्यू समझ गए, अभी न्यूमेरिकल में डिस्कस करूंगा वहां पे और क्लियर होगा। चलिए फिर नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। इसी में आयोडीन वैल्यू के ही देखते हैं, एनालिसिस ऑफ सम फैट एंड ऑयल्स। कुछ फैट एंड ऑयल्स की एक्चुअल में ये जो आयोडीन वैल्यू होती है, ये आयोडीन वैल्यू आपकी क्या देती है, इट गिव्स द अनसैचुरेशन ऑफ ऑयल्स। यानी ये आयोडीन वैल्यू जो आती है ये आपकी अनसैचुरेशन बताती है। अनसैचुरेशन मतलब डबल बॉन्ड की, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स बताता है कि कितनी ज्यादा फैट एंड ऑयल्स में डबल बॉन्ड प्रोड्यूस है, यानी अनसैचुरेशन बताता है ये फैट एंड ऑयल्स का। तो यहाँ पर हम डिस्कस क्या करते हैं, फैट ले लेते हैं, बटर फैट और ओलिव ऑयल, दो को ही लेते हैं। देखिए इसका सोनिफिकेशन नंबर होता है 210 से 230 और ओलिव ऑयल का सोनिफिकेशन होता है 187 टू 196। तो यहाँ पे जो हमारा होगा, अब इसके आयोडीन नंबर की कैलकुलेशन करें, आयोडीन नंबर क्या, आयोडीन वैल्यू ले लो, इसके आयोडीन वैल्यू, तो आयोडीन वैल्यू इसकी होती है 26 टू 28 और इसकी होती है 79 टू 90। देखिए यहाँ पे एक चीज डिफरेंस क्या मिला है, अगर ये 26 टू 28 इसकी आयोडीन वैल्यू आ रही है, इसका मतलब आयोडीन वैल्यू इसकी लेस है। तो जितनी ही लेस आयोडीन वैल्यू होती है उतनी ही कम से कम अनसैचुरेशन होती है फैट और ऑयल्स में। अनसैचुरेशन मतलब उसकी डिस्टर्बेंस होती है, अनसैचुरेशन मतलब कह सकते हो कि जैसे अगर जितनी इसकी वैल्यू कम है तो कम होने की वजह से ये रूम टेम्परेचर पे एज ए सॉलिड की तरह बिहेव करेगा, बहुत ज्यादा सॉलिड नहीं तो सॉलिड की तरह बिहेव करता है। इसलिए आपने देखा होगा बटर क्या होती है, एक तरह से सॉलिड की तरह ही बिहेव करता है। क्यों, क्योंकि उसकी आयोडीन वैल्यू क्या होती है, हमारी कम होती है, और सप्निफिकेशन नंबर उसकी क्या होती है, हाई होती है। तो जितनी सप्निफिकेशन नंबर आएगी आपने देखा उसकी मॉलिक्यूलर वेट क्या होगी, कम होगी। तो मॉलिक्यूलर वेट अगर कम हुआ तो सीधी सी बात हो, एक तरह से सॉलिड में इससे पकड़ेगा। अब दूसरा इस केस में देखते हैं, इसकी होती है ओलिव ऑयल, ओलिव मिश्रा तेल वगैरह होता है ना उस टाइप का। ओलिव ऑयल क्या होता है, इसकी आयोडीन वैल्यू से आप कंसीडर करें, आयोडीन वैल्यू इसकी हाई है, 79 टू 90 है। तो अगर आयोडीन वैल्यू हाई है तो इसका मतलब हमें पता है कि अगर आयोडीन की वैल्यू हाई है तो ये इसमें सैचुरेशन ज्यादा होगा, और सैचुरेशन ज्यादा होगा तो ये नॉर्मल टेम्परेचर एट रूम टेम्परेचर पे ऑयल की तरह बिहेव करेगा, ना कि सॉलिड की तरह, यानी लिक्विड की तरह बिहेव करेगा। बस आयोडीन वैल्यू से आप पकड़ सकते हैं कि जिसकी आयोडीन वैल्यू जितनी कम उसकी शेप या बोल सकते हो स्टेट सॉलिड होगी, और जितनी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी वैसे ही वो क्या होती जाएगी, ऑयल या लिक्विड में कन्वर्ट होता जाएगा। तो यही हम कंपेरिजन कर रहे थे कि आयोडीन वैल्यू से क्या फर्क पड़ता है, तो आयोडीन का एनालिसिस था। अब चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं और भी जो, चलिए हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं रिचर्ड मिशेल्स वैल्यू, रिचर्ड मिशेल्स वैल्यू, इसको शॉर्ट में बोलते हैं आरएम वैल्यू। देखिए होता क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर भी इसको डिस्कस करते हैं। एक्चुअली ये बटर और घी के प्योरिटी के लिए यूज की जाती है, तो चेक करने के लिए। अब देखिए करते क्या है इसका डेफिनेशन, इट इज द नंबर ऑफ मिलीलीटर ml, इट इज द नंबर ऑफ ml of N/10 potassium hydroxide solution to required neutralize the distillate of 5 gram of hydrolysis of fat and oils। एक्चुअल में देखिए करता क्या है, इसका जो इट इज द नंबर ऑफ मिलीलीटर, ये मिलीलीटर में लिया जाता है किसका, N/10 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी QH का N/10, N मतलब नॉर्मल T, N/10 सॉल्यूशन ऑफ किसके लिए, टू रिक्वायर्ड न्यूट्रलाइज द डिस्टिलेट ऑफ 5 ग्राम ऑफ फैट एंड ऑयल्स, यानी 5 ग्राम वाटर 5 ग्राम फैट एंड ऑयल्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम N/10 ऑफ QH किस में, मिलीलीटर सॉल्यूशन में लेते हैं, N/10 ऑफ सॉल्यूशन ऑफ मिलीलीटर ऑफ QH टू डिस्टिलेट 5 ग्राम ऑफ
5 ग्राम ऑफ फैट एंड ऑयल्स। एक्चुअल में देखो ये होता है क्या, 5 ग्राम जो हम लेते हैं ये फैट एंड ऑयल्स, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें मिलीलीटर में n/10 ऑफ सॉल्यूशन, नॉर्मलिटी बोल सकते हैं, n/10 ऑफ सॉल्यूशन ऑफ KH लिया जाता है। और इसका यूज क्या होता है, आप यूज इसका देख लीजिए। तो यूज इसका क्या होता है, इट इज मेजर ऑफ द एक्सट्रीम वोलेटाइल फैटी एसिड प्रेजेंट एज एस्टर इन अ फैटर ऑयल। ये हम किसको, जो फैट एंड ऑयल्स में या एस्टर में आपका जो फैटी एसिड, कौन सा फैटी थे, एक्सट्रीम वोलेटाइल फैटी एसिड। यानी एक देखिए फैट एक्सट्रीम वोलेटाइल फैटी एसिड क्या होता है, आपको नाम से ही पता चल रहा है कि वोलेटाइल आपका क्या होता है, वोलेटाइल में डायरेक्ट लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाए। तो वो फैटी एसिड जो आपका वेपर में कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्ट, लिक्विड में ना बदल के, तो ऐसे फैटी एसिड को हम क्या करते हैं, यानी इसकी प्रेजेंस हम देखते हैं फैट और ऑयल्स के अंदर कितना है। जैसे आपको पता है बटर एंड घी है, तो बटर और घी आपका क्या होता है, अगर घी को आप वेपोराइज करो तो डायरेक्ट वो लिक्विड में चेंज नहीं होगा, थोड़ा सा लिक्विड होगा, उसके बाद डायरेक्ट क्या होगा, वो वेपर में कन्वर्ट होने लगता है हाई टेम्परेचर पे। तो उसी को हम बोलते हैं, अब उसमें फैटी एसिड तो प्रेजेंट होगा, क्योंकि जो ट्राइस्टर बनता है फैटी लॉन्गेस्ट चेन ऑफ फैटी एसिड के थ्रू बनता है। तो उसी फैटी एसिड को, यानी जो स्टीम वोलेटाइल फैटी एसिड होता है, उसको हम मेजर करते हैं कि कितना फैट और ऑयल्स में प्रेजेंट्स है, किसके भी आप पे, इस वैल्यू की भी आप पे, आयरन वैल्यू की भी आप पे हम चेक करते हैं, इसकी इम्प्योरिटी या प्योरिटी। और इसका यूज करता है, इट इज यूज्ड फॉर चेक द प्योरिटी ऑफ बटर एंड घी, जैसा कि मैंने पहले डिस्कस कर दिया। अब मैं यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करता हूँ, उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। आइए अब हम डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल्स। इसमें हमें निकालना क्या है, सोपोनिफिकेशन वैल्यू निकालनी है और आयोडीन नंबर या आयोडीन वैल्यू निकालनी है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, और ट्राइग्लिसराइड हैज ए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 790 ग्राम and contain 3 double bonds. Calculate first saponification number and the iodine number. देखिए हम करते क्या है, सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, ये बोला है कि जो मॉलिक्यूलर मास लिया गया ट्राइग्लिसराइड का वो 790 ग्राम है, और साथ में ये बोला है कि 3 डबल बॉन्ड कंसीडर कर रहा है। यानी 3 डबल बॉन्ड कंसीडर करने का मतलब इसके जितने भी मोल्स होंगे उसमें में 3 की जरूरत पड़ेगी, 3 मोल्स न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो देखिए पहले हम निकालते हैं इसको। सपोनिफिकेशन नंबर आपका होता है, मैंने पहले बताया था, इसका फार्मूला पहले बता दिया, तो 168,000 मिलीग्राम ऑफ KOH डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ गिवन ट्राइग्लिसराइड्स। तो देखिए तो डायरेक्ट निकल जाएगा, इसमें कुछ नहीं करना है। एक्चुअल में हमें देखिए रीजन क्या है कि यहाँ पे जो 160 ग्राम ऑफ मिलीग्राम ऑफ KOH है, मिलीग्राम में आंसर करना है ना, तो 168 ग्राम ऑफ जो KOH लिया गया है, ये 1 KOH की वैल्यू है। आपको पहले डिफिनीशन से क्या पता है, सपोनिफिकेशन नंबर, यानी 1 ग्राम ऑफ KOH, 1 ग्राम ऑफ ट्राइग्लिसराइड को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने मिलीग्राम ऑफ KOH की जरूरत पड़ती है, वही आपका होता है सपोनिफिकेशन नंबर। तो मैंने निकाल के डेफिनेशन पहले बता दिया था कि जितना होता है उसके मॉलिक्यूलर मास से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो आप देख लीजिए 168,000 अपॉन मॉलिक्यूलर मास इसका कितना 790, यही वैल्यू आपकी हो जाएगी सपोनिफिकेशन नंबर की। अब दूसरा देखते हैं, ये फर्स्ट आंसर था, सेकंड का आंसर देखते हैं। अब सेकंड कह रहा है आयोडीन नंबर। आयोडीन नंबर मैंने पहले ही बताया था क्या होता है, 100 ग्राम ऐड करने के लिए इट इज द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ, एक मिनट नहीं, चलिए यही पे बताते हैं डेफिनेशन से क्या मतलब। देखिए द आयोडीन नंबर क्या होता है, हमें पहले पता है कि ये बोला है कि जो ट्राइग्लिसराइड है उसमें 3 डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें कितने KOH की जरूरत पड़ेगी, आयोडीन की जरूरत पड़ेगी ना। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, यानी अनसैचुरेशन से सैचुरेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें कितने आयोडीन की जरूरत पड़ेगी, 3 आयोडीन मॉलिक्यूल की। क्यों, क्योंकि पता है 3 डबल बॉन्ड है, तो जब उसको हम सैचुरेट करेंगे तो 3 आयोडीन मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ेगी, एक के साथ एक आयोडीन मॉलिक्यूल की, तो 3 आयोडीन मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ेगी। तो हमें पता है कि आयोडीन की मॉलिक्यूलर मास कितनी होती है, आयोडीन की तो होती है 127, बट आयोडीन मॉलिक्यूल का कितना होगा, वो होता है आपका 127 इंटू 2 यानी 254 ग्राम, ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर मास एक आयोडीन का। जबकि हमें पता है कि 3 आयोडीन न्यूट्रलाइज करने की रिक्वायरमेंट, तो 254 इंटू 3 दैट इज 762 ग्राम, ये आपका हो गया इतना मॉलिक्यूल, 1 मोल ट्राइग्लिसराइड को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपका 762 ग्राम रिक्वायरमेंट होगा आयोडीन की। अब यहाँ पे दिया है कि 1 मोल नहीं, कितना है 790 ग्राम,
1 मोल बराबर यहाँ पे कितना दे दिया उसकी मॉलिक्यूलर मास 790 ग्राम। तो 790 ग्राम को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें कितनी जरूरत पड़ेगी 762 ग्राम ऑफ आयोडीन, क्योंकि 1 मोल को रिक्वायर्ड वहाँ पे न्यूट्रलाइज करने के लिए 3 मोल आयोडीन की जरूरत पड़ेगी। क्यों आपको यहाँ पे डाउट है, तो 3 डबल बॉन्ड होंगे ना भाई, तो 3 डबल बॉन्ड होंगे तो तीनों को आयोडीन से अगर न्यूट्रलाइज आप करोगे, ये अनसैचुरेशन से इसको सैचुरेशन में सिंगल बॉन्ड में बनाएंगे, तो इसको सैचुरेट करने के लिए हमें 3 मोल की जरूरत पड़ेगी। तो बस आपका वैल्यू हो गया। तो आयोडीन वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, आयोडीन वैल्यू इक्वल टू हो जाएगी, देखिए 762 ग्राम आपका है, कितने को न्यूट्रलाइज करने 790 ग्राम का, यानी मैंने बताया था डेफिनेशन क्या हो जाएगा 762 ग्राम कितने में 790 ग्राम को न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो 100 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा आप निकाल लीजिए, ये अराउंड 96 पॉइंट समथिंग आएगा, 95 पॉइंट समथिंग, यानी 96 के अराउंड आंसर आएगा इसका। ऐसा नहीं, अगर ऐसे ना समझे तो देखिए थोड़ा सा इसको ऐसे करते हैं, 790 ग्राम ऑफ ग्लिसराइड, क्या जो भी लिया गया मान लो ट्राइग्लिसराइड, कितने 790 ग्राम को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने की जरूरत पड़ी 762 ग्राम, समझा। 1 ग्राम को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितनी जरूरत पड़ेगी 762 अपॉन 790 ग्राम, ऐसे तो समझ में आ रहा है ना। उसके बाद हमें पता है कि 100 ग्राम न्यूट्रलाइज करने की आइडियल वैल्यू क्या होती है, 100 ग्राम को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने की जरूरत पड़ती है, तो 100 ग्राम को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितनी जरूरत पड़ेगी 100 ग्राम ट्राइग्लिसराइड को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितनी जरूरत पड़ेगी 762 अपॉन 790 इंटू 100 दैट इज 96। अगर वहां से ना समझ में आया हो तो आप यहां से देख लीजिए, ये भी वही मेथड है, यानी 100 ग्राम होता है ना कि 100 ग्राम को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितनी आयोडीन नंबर की जरूरत पड़ेगी, तो देख लीजिए 760/790 इंटू 100। यहाँ से अगर फार्मूला से डायरेक्ट आपको ना समझ में आया हो तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं कि 790 ग्राम ऑफ ट्राइग्लिसराइड को न्यूट्रलाइज करने के लिए 762 ग्राम ऑफ यानी 3 मोल ऑफ आयोडीन की जरूरत पड़ रही है, तो 1 ग्राम को न्यूट्रलाइज करने के लिए 762/790 ग्राम की जरूरत पड़ेगी, तो 100 ग्राम को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितनी जरूरत पड़ेगी 760, यही ना होता है डेफिनेशन 100 ग्राम को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो ये मैंने न्यूमेरिकल करा दिया, और भी कुछ न्यूमेरिकल्स है तो डायरेक्ट आप इसी भी आप निकाल सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है सपोनिफिकेशन नंबर, तो सपोनिफिकेशन नंबर में आप डायरेक्ट क्या किया करिए, नंबर निकालना होता है, देखिए ध्यान दीजिए ये नंबर होती है, तो ये आपका 96 नंबर है, कोई ग्राम और मिलीग्राम नहीं है, तो यहाँ पे आपका जो आंसर आया होगा वो कैंसिल हो जाएगा 168,000 पान मतलब मॉलिक्यूलर मास, यानी आप ये आपका एक नंबर आएगा, मैं कट टच नहीं कर रहा हूँ, जो भी कट करेंगे इसको, तो ये एक नंबर आएगी, ये वैल्यू आपको निकालनी होती है, बस डायरेक्ट मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करिए। यहाँ पे आप क्या करिए, जितना मॉलिक्यूलर मास दिया उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, किसके अपन जितना मोल रिक्वायरमेंट होगा, यानी जितने ग्राम रिक्वायरमेंट होगी, एक्चुअल में होता है नंबर ऑफ ग्राम, तो नंबर ऑफ ग्राम नंबर कैसे निकाली जाती है, गिवन अपन एक्चुअल, तो आयोडीन की कितनी हो रही है 3 मोल, इतना कितने में 790 में, फिर 100 में निकालना, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर दी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सोप। तो सोप के बारे में जैसा सबको पता है, सोप एक्चुअल में क्या होता है, सोप होता है आपका हायर सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड। देखिए होता क्या है, द सोप डेफिनेशन क्या होता है सोप का, सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड इज कॉल्ड सोप। एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ पे जो इसकी फॉर्मेशन होती है सोप की, ये कैसे फॉर्म होता है, हम क्या कराते हैं कि फैट एंड ऑयल्स लेते हैं, मैंने बोला था कि सोप का रॉ मटेरियल क्या होता है फैट एंड ऑयल्स, तो फैट एंड ऑयल्स का रॉ मटेरियल होता है, तो फैट एंड ऑयल्स को हम क्या कराते हैं एल्कालाइन मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, एल्कालाइन मीडियम हाइड्रोलाइसिस कराने पर आपका सोप और ग्लिसरॉल साथ में फॉर्म हो जाता है, जैसा कि आप रिएक्शन, और इस फॉर्मेशन रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं सोपनिफिकेशन रिएक्शन। तो देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं सोपनिफिकेशन, यानी सोप बनाने की प्रोसेस को बोला जाता है सोपनिफिकेशन। द प्रोसेस इज कॉल्ड द फॉर्मेशन ऑफ सोप इज कॉल्ड सोपनिफिकेशन। तो देखिए होता है क्या है यहाँ पे, अच्छा सोप में हम 3 टाइप्स के सोप लेते हैं, इसमें थोड़ा सा इधर हम साइड में लिख दे रहे हैं, आपका C17 C15 S31 CONA ये एक होता है, दूसरा आपका होता है C17 S35 CONA ये सोडियम का है, और थर्ड आपका होता है C17 S33 CONA। इसका नाम होता है आपका पहले का सोडियम पॉमिटेट, सोडियम पॉमिटेट
सोडियम पॉमिटेट, सोडियम पॉमिटेट, और ये आपका होता है सोडियम स्टेरेट, सोडियम स्टेरेट, और ये आपका होता है सोडियम ओलेट, सोडियम ओलेट, OLEA, ओलिक एसिड से बनता है। ये स्टेरिक एसिड से बनता है, ये पाम्टिंग एसिड से बनता है, इसलिए इसका नाम होता है। तो देखिए ये दोनों जो आपके आते हैं, ये दोनों आपके आते हैं सॉफ्ट हार्ड सोप में, ये दोनों आपके आते हैं हार्ड सोप में, और ये आपका जो लास्ट आता है सॉफ्ट सोप में आता है। और इसको एक्चुअली इसको ऐसे भी डिपेंड किया जाता है कि जो KOH यानी जो, अच्छा आगे डिस्कस करेंगे उसको। तो ये आपको समझ में आया, ये आपका सोडियम, ये होता है सोप, ये आपके सोप होते हैं, जिसमें ये दोनों आपके हार्ड सोप होते हैं, ये आपके सॉफ्ट सोप होते हैं। तो सोप में आपका क्या क्या एग्जांपल आता है, तो शेविंग क्रीम आता है, साबुन वगैरह आपने देखा ही होगा, जितने भी साबुन होते हैं, आपका लिक्विड में शैम्पू भी आपका सोप में ही आता है। एक चीज ध्यान दीजिए, कंडीशनर जो होता है आपका डिटर्जेंट में होता है, बट सोप आपका जो शैम्पू होता है वो आपका सोप में कंसीडर किया जाता है, हैंड वॉश जो होता है वो आपका सोप में कंसीडर किया जाता है, बट जो ये लाइजॉल वगैरह, फिनाइल, जो टॉयलेट वगैरह में यूज करते हैं धुलने के लिए, वो आपका डिटर्जेंट में यूज किया जाता है। क्यों होता है वो मैं उसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बताऊंगा। तो यहाँ पे आपका ये सोप हुआ। अब यहाँ पे हम एक चीज और डिस्कस करते हैं कि सोप में मैंने बोला कि दो चीज लिया जाता है, तो चलिए सोपनिफिकेशन को भी यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ये हो जाएगा सोपनिफिकेशन आपकी होगी, सोपनिफिकेशन आप ले लीजिए CH2COO C17H35 हो जाएगा CHCOO C17H35, साथ में CH2CO C17H35, ये आपका कौन सा है, सोडियम स्टेरेट। इसको हम किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं, इसको हम कराते हैं एल्कली के साथ, NaOH के साथ। 3 मालिक्यूल ले लीजिए NaOH का, वैसे लिखते हैं 3 मालिक्यूल NaOH लेते हैं। तो यहाँ से आपको देखिए सिंपल सा, पहले तो एक ग्लिसरॉल बनता है, दूसरा आपका बनता है सोप। तो सोप बनाने वाला होगा, या आप ये लीजिए C17H35 COO Na, तो ये पूरा आपका इस तरीके से निकल जाएगा, ये बना देगा आपका सोप। ये आपका फैट एंड ऑयल्स होता है, ये आपका एल्कली होता है, इसे हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, 3 मालिक्यूल आपका चूंकि सेम है तो 3 मालिक्यूल आप बना दिए, 3C17H35, ये ऐसे फॉर्मेशन होगा, इसको आप ऐसे लिखिए 317H35 COONA, साथ में ग्लिसरॉल बनाए तो CH2OH CHOH और CH2OH, ये आपका क्या है सोप, इसको सोडियम स्टेरेट बोलते हैं। ये आपका किस कैटेगरी में आता है, हार्ड सोप की कैटेगरी में आता है। तो जनरल आप ध्यान दीजिएगा, जो NaH एल्कली के साथ आपका सोप फॉर्मेशन होती है वो जनरली हार्ड सोप होता है, एक्सेप्ट लास्ट वाला। तो बाकी KH के साथ जो सोप फॉर्मेशन होती है वो सारे आपके क्या होते हैं, सॉफ्ट सोप। सॉफ्ट सोप मतलब शेविंग क्रीम वगैरह जो आप यूज करते हैं, एक्चुअल में सोप में जो हार्ड सोप और सॉफ्ट सोप की कंडीशनिंग है वो किस भी यहाँ पे बोलते हैं, जो सॉफ्ट सोप होता है वो हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता है, इसलिए उसको हम बोलते हैं कि सॉफ्ट सोप है। हार्ड रिएक्टर वाटर के साथ रिएक्ट ना करने का रीजन ये भी है कि यहाँ पे मैग्नीशियम और कैल्शियम हार्ड वाटर में पाए जाते हैं, तो उसकी वजह से जब इनकी सोप की रिएक्शन हार्ड वाटर के साथ होती है तो वहां पे एक कार्डी PPT बन जाता है, यानी दही कलर का PPT, व्हाइट कलर का PPT बन जाता है, जो इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, यानी वाटर के साथ वो इनसॉल्युबल होता है, वो सरफेस पे क्रिएट हो जाता है। तो इसीलिए ये हार्ड वाटर के साथ सोप रिएक्शन नहीं करता, जबकि डिटर्जेंट आपको पता है हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है। तो उसको हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शन के थ्रू। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैन्युफैक्चर ऑफ सोप। देखिए मैन्युफैक्चर ऑफ सोप में हम एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट क्या देखते हैं कि यहाँ पे 2 प्रोसेस होती है मैन्युफैक्चर करने की, एक होती है कैटल प्रोसेस, एक होती है आपकी हाइड्रोलाइजर प्रोसेस। तो कैटल प्रोसेस जो होता है बहुत ओल्ड प्रोसेस था और वो बहुत इकोनॉमिकल नहीं था, एक्चुअल में वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता था।
तो हमने क्या किया कि दोनों प्रोसेस में कैटल प्रोसेस को हटा के हम क्या चेक करते हैं, ये मॉडर्न प्रोसेस भी आपका अभी जो यूज होता है आपका हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस होता है और ये इकोनॉमिकल होता है एज कम्पेयर टू कैटल प्रोसेस के। यहाँ पे होता है क्या, देखिए हम 3 प्रोसेस यहाँ यूज करते हैं। एक तो हाइड्रोलाइसिस कराते हैं वाटर का, दूसरा क्या करते हैं वैक्यूम में फ्रैक्शन वैक्यूम डिस्टिलेशन कराते हैं यहाँ पे, फिर तीसरा क्या करते हैं कंडेंस्ड जो फैटी एसिड होता है उसको हम लास्ट में मिक्स करा के यहाँ पे आपका प्रोडक्ट शो पाते हैं। तो देखिए उसको हम कैसे यूज करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम एक रिएक्शन देख लेते हैं, क्या फॉर्मेशन होता है वो तो फ्लो चार्ट में हम देखते हैं, लेकिन क्या रिएक्शन उसके अंदर यूज होता है उसको पहले देखते हैं। पहले हम क्या लेते हैं, फैट एंड ऑयल्स लेते हैं, उसका क्या करते हैं हाइड्रोलिसिस करते हैं हॉट वाटर के प्रेजेंस में, किसके साथ, जिंक ऑक्साइड, ये कैटलिस्ट की तरह भी होता है अंडर हाई प्रेशर। बनता क्या है आपका फैटी एसिड बनता है और फैटी एसिड के साथ साथ यहाँ पे बनता है ग्लिसरॉल, C2H5OH वाला जो कंपाउंड था ये आपका ग्लिसरॉल बनता है। अब हम क्या करते हैं, ये जो ग्लिसरॉल है ये जो फैटी एसिड है, इस फैटी एसिड को कंडेंस फैटी एसिड है, इसको हम लेके क्या करते हैं NaOH के साथ मिक्स कराते हैं लास्ट में। NaOH के साथ मिक्स होने के बाद ये आपका बन जाता है लास्ट फॉर्मेशन सोप एंड वाटर। तो वाटर आपका अलग हो जाता है। देखिए अब प्रोसेस कैसे होता है उसको समझते हैं। सबसे पहले यहाँ से देखिएगा, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एक हाइड्रोलाइजर लेते हैं। एक्चुअल में हाइड्रोलाइजर जो होता है ये काउंटर रोटेशन करता है, यानी यहाँ पे काउंटर फ्लो होती है। काउंटर फ्लो मतलब क्या होता है, देखिए ये हाइड्रोलाइजर में जब यहाँ पे फैट मिलाते हैं नीचे, तो ये जो फैट हमने मिलाया, ये फैट को मिलाया यहाँ से ऊपर से हमने वाटर, हॉट वाटर 230 से 250 डिग्री सेल्सियस का हॉट वाटर यहाँ पे प्रेजेंस कराया। तो होता क्या, जो हाइड्रोलाइजर होता है ना, ये फैट को कन्वर्ट करता है एसिड में। क्या पे कन्वर्ट कर देता है, एसिड में। तो ये फैटी एसिड जो फॉर्म होती है वो ऊपर की तरफ जाती है, और जो ग्लिसरॉल फॉर्म होता है वो आपका, ये जो ग्लिसरॉल फॉर्म हुआ है ग्लिसरॉल आपका नीचे बैठती जाती है इस सरफेस में। काउंटर फ्लो मैंने बोला ना, ये फैट को ऊपर पहुंचाएगा और हार्ड वाटर के साथ ग्लिसरॉल को क्या करता है, नीचे लाता है। ये हाइड्रोलाइजर का काम होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारा फैटी एसिड फॉर्म हो चुका है। अब देखिए जो फैटी एसिड यहाँ से जाएगा ऊपर, ये ग्लिसरॉल आपका 15 to 20% यहाँ पे फॉर्म होता है नीचे, और जो यहाँ पे हम बेस यूज करते हैं जिंक ऑक्साइड, ये जिंक ऑक्साइड जो अंडर हाई प्रेशर पे काम करता है, ये होता क्या है, ये जिंक ऑक्साइड आपका नीचे काम करता है, बेस में लगा रहता है जिंक ऑक्साइड, यही काम करता है ग्लिसरॉल को डिस्पर्स करने के लिए, यानी नीचे बैठाने के लिए, और फैटी एसिड को ऊपर पहुंचाता है। तो देखिए फैटी एसिड आपका ऊपर पहुंच चुका है क्योंकि हॉट वाटर के साथ हुआ था, तो ये आपका प्योर फैटी एसिड थोड़ी ना होगा, ये आपका क्या होगा, वाटर के साथ फैटी एसिड होगा, यानी इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स भी होंगे। फिर इसको हम क्या करते हैं, इसको हम स्टीम, एक स्टीम फ्लास्क होता है, ये स्टीम फ्लास्क है, इस स्टीम फ्लास्क में इसको फैटी एसिड को लेते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं उसको हीट प्रोवाइड करते हैं। तो हीट प्रोवाइड करने पे इसका जो वो होता है फैटी एसिड का वाटर जो होता है वेपर के टर्म में क्या होता है, रिमूव हो जाता है यहाँ से, तो ये बाहर यहाँ से निकल जाता है। स्टीम आउट को इस तरीके से बना लीजिए, यहाँ पे ओपन रहता है, यहाँ से जो वाटर होता है इस फैटी एसिड के साथ जो वाटर जाती है वो वाटर स्टीम के टर्म में, वेपर के टर्म में बाहर निकल जाती है। तो यहाँ पे आपका फैटी एसिड बनता है। अब इस फैटी एसिड को हम क्या करते हैं, इस फैटी एसिड को हम कंडेंस कराते हैं, ठंडा करते हैं। ये इस फैटी एसिड, क्योंकि इसमें भी काफी वेपर टर्म बनाया गया होगा फैटी एसिड का, तो इस फैटी एसिड को हम लाके, ये जो आपका हाई वैक्यूम स्टील होता है इसमें क्या कराते हैं हम, इसमें भी वाटर बचा होगा, क्योंकि जब यहाँ पे हीट अप करें तो कुछ तो वाटर निकल गया होगा फैटी एसिड का, बट कुछ वाटर और ही फैटी एसिड अभी बता है, इसको हम लाके यहाँ पे कंडेंस करते हैं, क्योंकि वेपर टर्म में रह चुका है, ये वेपर बन चुका है, तो वेपर यहाँ पे आता है, इसको हम क्या करते हैं, कंडेंस करते हैं। डिस्टिलेशन का एक प्रोसेस होता है, तो यहाँ पे हम कंडेंस करते हैं, उसको ठंडा करते हैं। तो जब कंडेंस करते हैं तो वेपर आपका किस में कन्वर्ट होने लगता है, वापस लिक्विड में। तो वेपर यहाँ पे जो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, तो वाटर और फैटी एसिड दोनों आया था। वाटर क्या होता है आपका नीचे यहाँ रिमूव होता है, क्योंकि वाटर की डेंसिटी क्या होती है, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो तुरंत तो लिक्विड में कन्वर्ट जब होगा, कन्वर्ट होने के बाद वाटर यहाँ से रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पे आपका बचेगा क्या, कंप्लीटली फैटी एसिड। अभी भी फैटी एसिड को हम क्या करते हैं, अब इस फैटी एसिड को हम जो बचा है, इस फैटी एसिड को हम प्रोसेस करके कहाँ पे लाते हैं, स्टीम टैंक में। यहाँ पे अभी भी इसकी जो बची होगी कुछ वेपर या ऑक्सीजन वगैरह, अब इसको हम यहाँ पे लाके जब कंडेंस कर चुके हैं, तो यहाँ पे जो लिक्विड आया होगा, ये लिक्विड को हम लाते हैं कन्वर्टली एक स्टोरेज टैंक में, जो इसका प्योर लिक्विड बचा होगा ये यहाँ पे आएगा। या आप ऐसे सोचिए, यहाँ पे अगर नहीं समझ में आया तो आप सोचिए, ये जो आपका फैटी एसिड होगा ये आपका स्टीम और वाटर के साथ रहा होगा, यानी लिक्विड स्टेट में नहीं रहा होगा, ये वेपर के टर्म में रहा होगा। तो यहाँ से जब हम इसको कंडेंस करते तो वाटर यहाँ से निकल जाएगा, अभी भी इसका स्टीम जो बचा वो स्टीम के टर्म में ही यहाँ पे पहुंचेगा। यहाँ पे जब आके फैटी एसिड कन्वर्ट होगा तो इसका जो कुछ और, इसको हम हीट अप फिर करते हैं, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। अब ये लिक्विड आके यहाँ पे स्टीम टैंक के थ्रू आ जाएगा, यहाँ पे कन्वर्ट, यानी स्टोरेज टैंक में आपकी कंप्लीट फैटी एसिड आ जाएगी। अब इस फैटी एसिड को क्या करते हैं हम, पंप के थ्रू, इस फैटी एसिड को पंप के थ्रू हम कहाँ पे पहुंचाते हैं, मिक्सचर में।
कहाँ पहुंचाते हैं, मिक्सचर में। तो मिक्सचर में पहुंचाने का मतलब क्या होता है, जब यहाँ पे हम लाते हैं तो ये जो है ये प्योर फैटी एसिड आ चुका है, यहाँ पे ना वाटर का कोई भी नहीं है, क्योंकि जो भी वाटर बचा तो यहाँ कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू, डिस्टिलेशन के थ्रू क्या हो गया, अलग हो गया। तो यहाँ पे जो आपका वाटर बचा, फैटी एसिड बचा, उसके साथ अब देखिए ये आपका जो फैटी एसिड बचा है ये वाला, यहाँ पे ये प्योर फैटी एसिड को हमने क्या किया, NaOH के साथ मिक्स किया। तो आप यहाँ पे ये फैटी एसिड है, इसके साथ आपने NaOH को मिक्स किया तो एक मिक्सचर बन चुका है। अब ये मिक्सचर क्या होता है, देखिए अब इस मिक्सचर को हम पास कराते हैं ब्लेंडर में। ब्लेंडर क्या होता है, एक्चुअल में ब्लेंडर आपका, जैसे आपका घरों में देखा होगा आटा गूंथने वाली एक मशीन आती है, तो उसी को बोला जाता है ब्लेंडर। ब्लेंडर होता क्या है, हम सॉलिड को और लिक्विड को मिक्स कराते हैं, उसी प्रोसेस को ब्लेंडर में किया जाता है। यानी जैसे आटा गूंथा जाता है ना, तो उसमें वाटर भी होता है और आटा भी होता है, तो दोनों को हम गूंथते हैं तो उसको क्या बनाते हैं, एक सोप नहीं, आप ऐसा बोल सकते हो कि सॉलिड और लिक्विड दोनों को मिक्स करने का एक प्रोसेस होता है ब्लेंडर के अंदर। तो वो कंप्लीटली मिक्स हो जाता है, कोई भी मालिक्यूल इधर उधर रैंडमली नहीं होता। तो ये ब्लेंडर उसको मिक्स कर देता है, इसमें ऐसे हैंडल टाइप होता है घुमाने के लिए, वो पूरी तरीके से उसको मिक्स कर देता है, जैसे मिक्सर घरों में यूज होता है उस टाइप से। फिर वहां से हमारी जो सोप की फॉर्मेशन होगी, ये लास्ट वाला, ये कंप्लीटली सोप की फॉर्मेशन हो जाती है, जो यहाँ पे फॉर्म होगा वो सोप प्रोडक्ट होगा। अब इसमें आप चाहिए तो कलर भी मिला सकते हैं, जिस टाइप का सोप चाहिए उस टाइप का कलर मिला सकते हैं। तो ये आपका कंप्लीटली सोप फॉर्मेशन हो चुका है। हमने केवल इसी प्रोसेस को इसलिए डिस्कस किया क्योंकि कैटल प्रोसेस बहुत कोल्ड प्रोसेस है, उसके बारे में डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है, वो बहुत इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा, सॉरी ऐसा आप कह सकते हैं कि जो कैटल प्रोसेस के थ्रू सोप फॉर्मेशन करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है। बट ये हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस, हाइड्रोलाइजर प्रोसेस जो होता है ये बहुत कम इकोनॉमिकल होता है, और साथ ही साथ ये हमारा मॉडर्न टाइम में यूज होता है। तो इसलिए मैंने केवल हाइड्रोलाइजर प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया। ये पूरा हाइड्रोलाइजर प्रोसेस था, इसमें मैंने बोला 3 स्टेप होता है। पहले स्टेप में हमने क्या किया, हाइड्रोलाइजिंग कराया, किसको, फैट को लिया। फैट यहाँ पे फैटी एसिड के थ्रू ऊपर पहुंचता है, क्योंकि यहाँ पे वाटर भी जाती है उसके साथ, वेपर है तो वाटर भी पहुंचेगी। उसको क्या करते हैं, वाटर को कंडेंस करते हैं स्टीम अप के थ्रू, वेपर के थ्रू वाटर को यहाँ से कुछ रिमूव करते हैं, बचा हुआ फैटी एसिड हम फॉर्म कराते हैं किसमें, हाई वैक्यूम डिस्टिलेशन में। तो यहाँ पे भी कुछ वाटर बचा होगा उसका, क्योंकि वैक्यूम टाइप में से आया है, तो यहाँ भी वैक्यूम डिस्टिलेशन कराने पे वाटर रिमूव हो जाता है। अब जो फैटी एसिड जाती है उसको हम क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद इस फैटी एसिड को हमने किसी स्टोरेज में कंज्यूम किया। कंज्यूम करने के बाद इसको पंप के थ्रू हम पहुंचाते हैं कहाँ पे, मिक्सचर में। तो यहाँ मिक्सचर नहीं होता है, एक टैंक होता है, उसमें हम NaOH को बाद में मिक्स करते हैं। तो NaOH को मिक्स करने के बाद उसको हम क्या कराते हैं, ब्लेंडर में डालते हैं। ब्लेंडर में डालने का मतलब क्या होता है, मैंने बोला सॉलिड और लिक्विड को कंप्लीटली मिक्स कराने का एक प्रोसेस होता है ब्लेंडर के अंदर। उसके बाद यहाँ पे हमारा प्योर सॉप प्रोडक्ट हो जाता है। तो उसके बाद हम कलर यहाँ पे मिला सकते हैं या जो भी चाहें वो भी। यही आपका सोप फॉर्मेशन है। आई होप आपको कंप्लीटली समझ में आ गया हो। तो बाकी इसके टॉपिक हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।